Hello friends, welcome to class 12th coaching Q for answering your questions. So basically हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके क्वेश्चंस जितने हो सके आंसर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज जिस चैप्टर पे हम फोकस करने वाले हैं वो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है, विच इज़ मेट्रिसेस। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेट्रिसेस कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो मेट्रिसेस के बारे में इन्होंने बता रखा है कि मेट्रिसेस आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मेट्रिसेस और कहाँ यूज़ होते हैं, वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। उसके अलावा दे आर यूज्ड फॉर बजटिंग, sales projection, cost estimation, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम लोग मैग्निफिकेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन सब में भी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। लास्टली मैट्रिसेस को हम लोग क्रिप्टोग्राफी में यूज़ करते हैं और ये कई और ब्रांचेस में भी यूज़ होता है, जैसे ये बता रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब मेन चीज़ की तरफ जाते हैं कि मैट्रिक्स बेसिकली है क्या। तो मैट्रिक्स के बारे में चीज़ें बताने से पहले एनसीईआरटी में बताया गया है कि आप एक एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए। एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लीजिए एक पर्सन है राधा और उनके पास 15 नोटबुक्स हैं। अब ये 15 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रैकेट। ठीक है। और जो भी ब्रैकेट के इनसाइड होगा वो नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट राधा हैज़ हो जाएगा। अब अगर राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं, मतलब पहले सिर्फ 15 नोटबुक्स थे तो ब्रैकेट में 15 दिखाया था। अब हम बोल रहे हैं कि उनके पास 15 नोटबुक्स भी हैं और 6 पेन्स भी हैं। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक 15 लिख सकते हैं, उसके सामने 6 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है वो बेसिकली नोटबुक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड नंबर जो है वो पेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए कि हमारे पास राधा ही नहीं, राधा के साथ साथ राधा की 2 फ्रेंड्स भी हैं। एक है फौजिया और एक है सिमरन, और इन सबके पास नोटबुक्स और पेन्स हैं। तो राधा के पास 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स हैं, फौजिया के पास 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स हैं, और सिमरन के पास 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स हैं। तो इस सब को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग एक मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं? हमने सपोज़ कीजिए रिप्रेजेंट कर लिया सबसे फर्स्ट रो में राधा को, राइट? एक टेबल बनाया और सबसे फर्स्ट रो में राधा को ले लिया और राधा के सामने नोटबुक लिख दिया और पेन लिख दिया। सिमिलरली फौजिया, फिर सिमरन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में राधा है, फिर सेकंड रो में फौजिया है, फिर थर्ड रो में सिमरन है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो नोटबुक्स हैं, ये सारी की सारी एक कॉलम में लाया कर रही हैं, जिसको हम फर्स्ट कॉलम बोल रहे हैं, और पेन्स जो हैं वो सेकंड कॉलम में लाया कर रहे हैं। तो ये एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। यहीं पर वो बोल रहे हैं द एंट्रीज इन द फर्स्ट कॉलम, द एंट्रीज इन द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया? ये हो गया फर्स्ट कॉलम। तो ये सारी की सारी आपकी हो जाएंगी नोटबुक्स, और एंट्रीज इन द सेकंड कॉलम जो हो जाएगा, यानी कि सेकंड कॉलम ये हो गया, दिस रिप्रेजेंट्स द पेन बाय राधा, फौजिया एंड सिमरन। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका ये हो सकता था कि हम राधा, फौजिया और सिमरन को जैसे हमने साइड में लिखा था, इसकी जगह हम लोग राधा, फौजिया और सिमरन को टॉप पे लिख दें। तो यहाँ पे क्या होगा कि राधा का नाम ऊपर आ गया, फौजिया के भी ऊपर आ गया और सिमरन का भी ऊपर आ गया। और अब नोटबुक्स और पेन्स जो हैं उनको हम लोगों ने नीचे ऐसे साइड में लिख दिया। जब हमने ऐसा किया तो एक कॉलम के अंदर राधा के पास जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। तो राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं। तो फर्स्ट कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग जो भी चीज़ें राधा के पास हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके से सेकंड कॉलम के अंदर फौजिया और थर्ड कॉलम में सिमरन, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, राइट? तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये बता रहे हैं, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, जैसे अभी आपने देखा रेक्टेंगल के फॉर्म में ये बन रहा था, एरे ऑफ नंबर्स एंड, या फिर नंबर हो या फंक्शंस हो, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग अभी दिखाएंगे। और इन नंबर्स और फंक्शंस को हम कहते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली हुई है, मैट्रिक्स ए, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये नंबर्स की मैट्रिक्स है। बट यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स सी को देखें तो मैट्रिक्स सी के अंदर फंक्शन है, जैसे 1+x cos x, ये फंक्शन है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज इन्होंने बोली कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द रोज। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे मैट्रिक्स ए के अंदर, तो यहाँ पे ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पहली रो है।
फिर ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थर्ड रो है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं, और यहाँ पे जो वर्टिकल हमारे वो होते हैं वर्टिकल लाइन्स, जैसे अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचे तो इसको एक कॉलम बोलेंगे, तो जैसे ये हमारा एक पूरा कॉलम बन गया जिसके अंदर -2, 0 और 3 ये तीनों एक कॉलम में लाया करना है। सिमिलरली सेकंड कॉलम बन गया 5, √5 और 6 का, ये सेकंड कॉलम बन गया, राइट। तो मैट्रिक्स ए के अंदर अगर आप देखें तो 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स बी में देखें तो यहाँ पे 1 2 और 3 ये तीनों एक रो के अंदर लाई कर रहे हैं। ऐसी कितनी रोज हैं? एक रो हो गई रो 1, फिर ये हो गई रो 2 और फिर ये हो गई रो 3। तो यहाँ पे 3 रोज हो गई, और सिमिलरली यहाँ पे एक ये पूरा कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। तो यहाँ पे भी कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सिमिलरली मैट्रिक्स सी में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन अगर देखें तो एक रो में लाइन लाई कर रहे हैं और ये दूसरी रो है। तो यानी कि यहाँ पे 2 रोज हैं और यहाँ पे 1 और 2 और 3 यानी कि 3 कॉलम्स है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे। अब ऑर्डर की बात जब हम करें तो हमसे बोला जा रहा है कि अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, यानी कि अगर उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n, यानी कि जो रोज होती हैं वो पहले लिखी जाती हैं। ठीक है, अब जैसे हम पहले देख रहे हैं कि हम लोगों ने बोला था मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए के अंदर 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। ठीक है, तो 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई। जबकि मैट्रिक्स सी के अंदर 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर हमारे को ऑर्डर दिया हुआ है मैट्रिक्स का तो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स ए की अब हम बात करें तो मैट्रिक्स ए के अंदर जब हमने 3 रोज और 2 कॉलम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 6। सिमिलरली मैट्रिक्स बी के अंदर हमारे 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स हो गए, जबकि मैट्रिक्स सी के अंदर हमारे 2 इंटू 3 यानी कि 6 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास m इंटू n मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने ये फर्स्ट रो देखी तो A11, A12, A13 अप टू A1n है ना। इसी तरीके से सेकंड रो के अंदर A2 स्टार्ट हो जाएगा तो A21, A22, A23 अप टू A2n। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास कोई आयत रो होगी तो AI1, AI2, AI3 अप टू AIN हो जाएगा, और एम थ्रो जो होगी वो AM1, M2, M3 अप टू MN हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 से लेकर m तक लाया कर रही है क्योंकि हमारे पास m रोज हैं। सिमिलरली हमारा कोई j अगर हम एलिमेंट मानते हैं, मतलब j हमारा एक वो नंबर मानते हैं, तो j हमारी 1 से लेकर n तक लाया करती है जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इस तरीके से चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें तो A11, A21, I1 और M1 यानी कि इनके अंदर सबके अंदर जो सेकंड पार्ट है 1 1 1 1 वो कॉमन है, ये कॉलम का नंबर हो गया। इस तरीके से A12, A22, AI2 अप टू AM2। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी jth कॉलम में जाते हैं तो A1j, A2j, AIj, AMj इस तरीके से होता है ना। और लास्ट में जाके जो सबसे सबसे लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा वो AMN आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बोला अगर हम लोग AIj एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो आईजे से हमारे को ये पता लग रहा है कि इसकी ith रो है और jth कॉलम है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, और हमसे ये बोला जा रखा है कि इसको ijth एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये बता दी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास ऑर्डर m इंटू n है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक नोट दे रखा है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि भाई हमारा यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट AIj m इंटू n है ना। ये नोटेशन यूज़ की जाएगी, इसके अंदर आई और जे रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और m इंटू n ये हमारा टोटल ऑर्डर हो गया, राइट। उसके बाद हम लोग सिर्फ वही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें कि एलिमेंट्स या तो रियल नंबर्स होंगे या फंक्शंस होंगे जिनकी रियल वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब हम लोगों के पास एक पॉइंट आ गया, मान लीजिए कि कोई पॉइंट है x, y जो प्लेन में लाया कर रहा है ना। कोई प्लेन है उसके अंदर x, y पॉइंट लाया कर रहा है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। अगर हमारे को एक ही कॉलम वाली मैट्रिक्स बनानी है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर x लिख दें और नीचे y लिख दें। या फिर एक ही रो वाली मैट्रिक्स बनानी है तो हम इसको x और y ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि पॉइंट P 0,1 है तो हम 0,1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ही कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट हो जाए या फिर एक रो में रिप्रेजेंट हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कोई भी फिगर है, क्लोज्ड रेक्टिलिनियर फिगर है, तो हम उसके भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बोला गया है कि वो ABCD है, राइट। तो उसमें पॉइंट ए है 1,0, पॉइंट बी है 3,2, पॉइंट सी है 1,3 और पॉइंट डी है -1,2। अब इसमें ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को हमारे को रिप्रेजेंट करना है। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हम पॉइंट्स को ऊपर लिख दें A
पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। तो अब पॉइंट ए जो है वो एक कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगा, राइट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर पॉइंट बी जो होगा वो सेकंड कॉलम में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर ये 1 और 0 जो है ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट बी को 3 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरीके से पॉइंट सी जो है वो थर्ड कॉलम में आ गया और पॉइंट डी जो है वो फोर्थ कॉलम में आ गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 4। तो हमारे 4 कॉलम्स हो गए। जबकि यहाँ पे हम देखें, क्योंकि पॉइंट्स हमारे पास ये जो है ये हमारा एक्स पॉइंट दिख रहा है और ये हमारा वाई पॉइंट दिख रहा है, यानी कि 2 ही हमारी रोज हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई 2। तो इसीलिए 2 इंटू 4 की मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। इसकी जगह हम ये भी कर सकते थे कि हम जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम लोगों ने एक रो के अंदर पॉइंट ए लिख दिया, फिर एक रो में हमने पॉइंट बी लिख दिया। तो फर्स्ट रो के अंदर ए के बारे में लिखा, तो ए के बारे में 1 और 0, ये फर्स्ट रो रिप्रेजेंट हो गई। फिर पॉइंट बी के बारे में सेकंड रो आ गई, पॉइंट सी के बारे में थर्ड रो आ गई, पॉइंट डी के बारे में फोर्थ रो आ गई। तो इस केस के अंदर 4 रोज बन गई, और जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे 2 कॉलम्स बन गए, ये हो गया कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं वर्टिसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जिसमें हमसे बोला जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड विमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है मेन और एक दिख रहा है विमेन। ठीक है, और हमारे को दिख रहा है कितनी फैक्ट्रीज हैं? 3 फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3। तो अब हमारे को बोला गया है ये है 1, 2 और 3, और ये है मेन वर्कर्स और ये है विमेन वर्कर्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द अबर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3 into 2 मैट्रिक्स। जब हमें 3 into 2 मैट्रिक्स दिया गया तो 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 हमारे रोज हो गए। हमारे रोज कितने होने चाहिए? 3। तो अगर 3 रोज होंगे तो हम लोगों को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि फर्स्ट रो के अंदर हमारे फैक्ट्री 1, सेकंड रो में हमारी फैक्ट्री 2 और थर्ड रो में हमारी फैक्ट्री 3, राइट। तो वही हमने किया, फर्स्ट रो के अंदर फैक्ट्री 1, फिर सेकंड रो में फैक्ट्री 2 और थर्ड रो में फैक्ट्री 3, और उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर मेन और सेकंड कॉलम के अंदर वुमेन वर्कर्स आ गए। जब आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो हमारे को थर्ड रो में जाना है, तो ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2 और ये हो गई रो 3। रो थर्ड में हम लोग सेकंड कॉलम में जाएंगे, यानी कि इस वाले कॉलम में जाएंगे। तो सेकंड कॉलम के अंदर, थर्ड रो के अंदर सेकंड कॉलम ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करेगा, हम लोग सबसे पहले जाएंगे, ये थर्ड फैक्ट्री हो गई और थर्ड फैक्ट्री के अंदर ये विमेन वर्कर्स हो गए। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स दैट इट कैन हैव। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर 8 एलिमेंट्स हैं, राइट, तो उसका ऑर्डर हमारे को निकालना है, तो वो m इंटू एन की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अब हमारे को अगर 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, राइट, तो हम लोगों को ऐसा देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास दो नंबर्स हों, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हम 8 ले आए, तो फिर वो दो नंबर जो होंगे वो उसके रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया, वी विल फाइंड ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 8 हो। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो गया? 1। तो 1 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 8, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई। अब इसी का ऑपोजिट ले लो तो 8 इंटू 1 दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी, राइट। अब 1 के बाद दूसरा बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा आ जाता है? 2। तो 2 के साथ अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, और इसको ऑपोजिट लोगे तो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा। इससे बड़ा मतलब नंबर आ जाता है 3। तो 3 का कोई मल्टीपल के अंदर 8 आता नहीं है, 4 के मल्टीपल में जो 8 आता है वो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, राइट। तो इसीलिए हमारे पास ये 4 ही ऑप्शंस बचते हैं, राइट। 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4, यही ऑर्डर्स हमारे होंगे। फिर एग्जाम्पल 3 पे जब हम आते हैं, तो एक मैट्रिक्स बनानी है 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो ए आई जे इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे को दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j, है ना। अब मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j की जब हम बात करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ए आई जे, और हमारे को कितना 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है, राइट। तो सबसे पहले हम 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स यानी कि 3 रोज होनी चाहिए, तो हमने 3 रोज बना ली, और हमारे 2 कॉलम्स होने चाहिए तो हमने 2 कॉलम्स बना लिए। अब इसमें आप देखोगे कि हम सबके नंबर्स को डाल देंगे 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 3 1, फिर 3 2। अब हमारे को बोला गया 1/2 और मॉड ऑफ i माइनस 3j। तो हम लोग i की वैल्यू 1 डालते हैं और j की वैल्यू भी 1 डालते हैं, तो a 1 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1, राइट। तो 1 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस 3 कितना हो गया? -2। और 1 माइनस 3 अगर -2 हुआ तो उसका मॉड लिया तो कितना बन गया? 2, और 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो वो बन गया 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 2 की बात करें, तो 1 2 के अंदर क्या हो जाएगा, i की जगह 1 डाला तो 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह हमने डाला 2, तो 1 माइनस 3 इंटू 2 किया। नाउ 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6।
तो 1 में से जब 6 गया तो -5 बचा, बट -5 का हमें मॉड भी लेना है, यानी कि उसको पॉजिटिव कर देना है, तो वो 5 बन गया। तो वो वैल्यू बन गई 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे ही 1 1 1 2 2 1 2 2 और 3 1 और 3 2 की वैल्यूज निकालने के बाद हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो 1 5/2 1/2 2 और 0 और 3/2। तो ये हमारे हो गई मैट्रिक्स। देन हमारे को बोला गया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया गया है वो बताया गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 4 रोज हैं, बट कॉलम एक ही है, तो इसलिए हम इसको 4x1 टाइप की मैट्रिक्स बताएंगे और इसमें हमारे इसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। हाँ, तो AIJ m into 1 इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into 1, है ना। फिर रो मैट्रिक्स उसका उल्टा कि भाई जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, तो एक ही रो होगी तो जैसे 1 into n हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये 1 into n टाइप की रो मैट्रिक्स हो गई। फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, हम लोगों ने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली है ए, तो इसके अंदर हमारे पास ये रो 1 चल रही है, ये पूरी की पूरी रो 1 है, ठीक है। ये पूरी की पूरी रो 2 है और ये पूरी की पूरी रो 3 है। तो यहाँ पे 3 रोज हो गई। और सिमिलरली यहाँ पे कॉलम्स कितने हो गए? कॉलम्स, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। तो इसीलिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि m और n दोनों इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम सिंपली लिख देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये 3x3 फॉर्म की मैट्रिक्स होगी, है ना। ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक AIJ इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द एलिमेंट्स A11 A22 ANN, अगर आप ये वाले एलिमेंट्स देखें, A11 कौन सा हो जाएगा? ये। A22 कौन सा हो जाएगा? ये। A33 कौन सा हो जाएगा? ये। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को देखो तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल्स कैसे होगा? जैसे 1 4 और 6 होगा, तो इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हम बोलते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स Bij m into m is said to be a diagonal matrix if all its नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अगर जो हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर हमारे जीरो हो गए, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर वो जीरो हैं तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है ना। तो Bij विल बी इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है Bij m into m जिसके अंदर की अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे जीरो हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? जिसके अंदर i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे ये है B11, तो ये ठीक है। ये है B12, अब 12 के अंदर i और j इक्वल नहीं है तो ये जीरो हो गया। फिर ये B21, इसमें भी i और j इक्वल नहीं है तो ये जीरो हो गया। और B22 के अंदर i और j इक्वल है, तो ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, अगर हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाई जिसके अंदर हमने बोला कि भाई नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो हो गए, और स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए, समझ रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए तो उस केस के अंदर हम लोग उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी तभी उसमें डायगोनल्स आएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर i इज नॉट इक्वल टू j तो Bij इक्वल टू 0, और अगर i इज इक्वल टू j तो Bij विल बी इक्वल टू सम वैल्यू k, मतलब वो एक दूसरे के इक्वल रहेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखें √3 और √3, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली -1 ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई, और 3 अपने आप में ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई। फिर आते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि भाई जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या हो गए? 1 हो गए। तो इफ द डायगोनल्स आर ऑल 1 एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ऑल 0, ठीक है ना। तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे 1 हो जाएं और रिमेनिंग एलिमेंट्स सारे के सारे 0 हो जाएं, तो उस केस के अंदर हम ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि इसको हम IN से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और इसको बेसिकली हम लोग ये जैसे देखिए 1 1 यहाँ पे हमारी 2, इसका ऑर्डर है 2, और इसके अंदर हमारे जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 हो गए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। तो इसको हम I2 लिखेंगे। सिमिलरली ये जो होगी ये I1 हो जाएगी और ये I3 हो जाएगी, यानी कि इनका ऑर्डर ही हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व दैट अ स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर k इज इक्वल टू 1, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स जो होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी जहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाती है, करेक्ट, ठीक है ना। अगर हमारी k की वैल्यू 1 हो गई
तो हमारी स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है ना। तो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो तो स्केलर मैट्रिक्स होगी ही होगी, बट हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। जीरो मैट्रिक्स वो है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उसके जीरो हो जाएं तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। जीरो मैट्रिक्स, अब जीरो मैट्रिक्स हम तब कहेंगे एक मैट्रिक्स को जब उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे एक एलिमेंट है जीरो है, यहाँ चारों एलिमेंट्स जीरो हैं, तो अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, और इसको हम ऐसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट कि ऑर्डर क्या है, करेक्ट। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? तो टू मैट्रिसेस A इज इक्वल टू ए आई जे एंड B इज इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, यानी कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है A11 2 और यहाँ पे B11 भी 2, ऐसे 3 3 0 0 1 1, यानी कि उन एग्जैक्ट सेम पोजीशंस पे सेम वैल्यूज होनी चाहिए। बट जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दूसरी मैट्रिक्स है, तो दूसरी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 3 है और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। सिंबॉलिकली इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल तो हम लोग इसको A इक्वल टू B लिखते हैं, मतलब मैट्रिक्स के नाम के ऊपर इक्वल डाल देते हैं। अब जैसे अगर हमने बोल दिया कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इससे पता लग जाएगा कि x की वैल्यू -1.5 के इक्वल है, सिमिलरली A की वैल्यू √6 के इक्वल है, सिमिलरली y की वैल्यू 0 के इक्वल है, z की वैल्यू 2 के इक्वल है, b की वैल्यू 3 के इक्वल है और c की वैल्यू 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं कि ये दो मैट्रिसेस हैं, राइट। ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C X Y एंड Z। तो दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये सारी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो आप सिंपली इक्वेट करते जाएंगे। x + 3 की वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो x + 3 इक्वल टू 0 से आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी -3। सिमिलरली z + 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2, है ना। तो ये इक्वेशन यहाँ बना दी। a - 1 इज इक्वल टू -3 आ गया, है ना। और a - 1 इज इक्वल टू -3 कैसे आया? a - 1 ये रहा और -3 ये रहा, ठीक है। उसके बाद 0 इज इक्वल टू 2c + 2, तो 0 इक्वल टू 2c + 2 कैसा है? ये 0 है और ये 2c + 2 है। तो बेसिकली मैट्रिक्स A के अंदर रो नंबर 2 थर्ड कॉलम, मैट्रिक्स B में भी रो नंबर 2 थर्ड कॉलम एक दूसरे के इक्वल हो गया, है ना। और इसी तरीके से B - 3 इज इक्वल टू 2b + 4 ये हो गया, राइट। तो इन सारी इक्वेशंस में अगर आप देखें, जैसे हमने ये सारी इक्वेशंस जब लिख ली तो आपको क्लियरली दिख रहा है जहाँ पे एक एक वेरिएबल है। जैसे ये देखिए a - 1 इज इक्वल टू -3 है, तो -1 को आप इधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो -3 और +1 यानी कि -2 हुआ, तो a की वैल्यू -2 आ गई। सिमिलरली b की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको b ही सिर्फ एक वेरिएबल है, तो b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे अगर आप ये b यहाँ उठा के ले जाते हैं तो 2b - b हो जाएगा, तो वो b बचेगा राइट हैंड साइड पे, और इस +4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो -4 और -3 -7 बन जाएगा, इसीलिए b की वैल्यू इक्वल टू -7 हो जाएगी, तो b इक्वल टू -7 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप c की वैल्यू को यहाँ से निकालना चाहें तो 2c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, c इक्वल टू -1। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से निकल जाएगी, x इक्वल टू -3। सिमिलरली y की वैल्यू निकल जाएगी इस वाली इक्वेशन से और z की वैल्यू निकल जाएगी इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। 2a + b अब यहाँ पे इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। a - 2b इक्वल टू -3 हो जाएगा। सिमिलरली 5c - d इक्वल टू 11 और 4c + 3d इक्वल टू 24 हो जाएगा। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2a + b इज इक्वल टू 4 है और a - 2b इज इक्वल टू -3 है, तो ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों के अंदर दो वेरिएबल हैं a और b। तो आप अगर इस सेकेंड इक्वेशन को देखें
और इस फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको a की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। a की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए कि आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, है ना। और 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 बनने के साथ नीचे a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे 2b और -2b अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल करने के लिए हम लोगों को इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़े तो वो बेटर है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपके पास आराम से वो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हो चुका होगा 4a प्लस यहाँ पे a है तो टोटल बन जाएगा 5a, और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया होगा हम लोगों ने 2 से, तो वो जब 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो वो 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 5 बचेगा, तो यहाँ पे 5a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, जिसकी वजह से a की वैल्यू आ जाएगी 1। a की वैल्यू 1 आने के बाद b की वैल्यू आप आराम से किसी एक इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं। सिमिलरली 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। आराम से आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे ये -3d बन जाएगा, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए तो आपकी c और d की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए, जिसको हमने वैल्यू दे रखी है ये, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे कितनी रोज है, 3 रोज है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, और कितने कॉलम्स हैं, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3 और ये कॉलम नंबर 4। तो इस वजह से इसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर आ जाएगा 3 इंटू 4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमारे को दूसरा क्या निकालना है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो आ ही गया है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है 3 इंटू 4, और हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तो हम क्या करते हैं कि उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 4 किया तो 12 हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हमसे बोला जा रहा है राइट द एलिमेंट्स a 1 3 2 1 3 3 2 4 और 2 3। तो वो आप ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो a 1 3 यानी कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3, तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट आ गया 19। सिमिलरली a 2 1 यानी कि रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, तो यानी कि वैल्यू आ गई इस वाले एलिमेंट की 35। सिमिलरली रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3, तो रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3 के अंदर -5। सिमिलरली रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 4, A24 का मतलब क्या हो गया, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 4 विच इज 12, और सिमिलरली A23 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3 विच इज 5/2। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारे को पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो रोज इंटू कॉलम्स होते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, ओके। अब हमारे को पता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, तो कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं हम लोगों को, अगर हम 24 के फैक्टर्स निकालें तो वो फैक्टर्स जो होंगे वही ऑर्डर को डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो हमारे को एक ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं जो कि फैक्टर्स हो 24 के। वी नीड ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट m इंटू एन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज 24। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 1, तो अगर एक रो है तो 1 इंटू 24 यानी कि 1 इंटू 24 एक वैल्यू आ जाएगी। अब 1 इंटू 24 एक वैल्यू आ जाएगी तो इसके ऑपोजिट 24 इंटू 1 दूसरी वैल्यू भी होगी। फिर 1 के बाद हम 2 पे गए तो 2 इंटू 12 हो गई, तो इसके ऑपोजिट एक वैल्यू आ जाएगी। फिर अगला नंबर हुआ 3 इंटू 8, तो इसके ऑपोजिट भी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर 4 पे गए तो 4 इंटू 6, ये भी एक वैल्यू आ जाएगी। अब 4 के बाद 5 पे जाते हैं तो 5 24 का फैक्टर नहीं है, 6 24 का फैक्टर है, और 6 का ऑलरेडी हमने टेक केयर कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1 2 3 4, ये तो 4 हो गए, है ना, और इन 4 के अलावा इन्हीं के ऑपोजिट हमारे टोटल 4 और हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे ऑर्डर्स पॉसिबल हैं इसके इस मैट्रिक्स के लिए, राइट। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब हमसे बोला जा रहा है अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा। तो हम देखते हैं 13 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा। अब अगर हमारे पास इसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स में 24 नहीं 13 एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा। तो अगर 13 एलिमेंट्स है तो 13 तो एक प्राइम नंबर है,
तो इस केस के अंदर हमारे को अगर हम देखें तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हो गया 1, तो 1 इंटू 13 एक वे हो गया जिसके अंदर की मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो एक ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 13, और उसके बाद हमारे पास 1 के अलावा 13 का कोई फैक्टर नहीं है, तो हमारा सीधा जो दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा वो 13 इंटू 1 बनेगा। तो बेसिकली पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, एक 1 इंटू 13 है और एक 13 इंटू 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं, और व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो कैसे होगा, अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो अगर हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं तो हमारे को ऐसे पेयर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 18 हो। तो 18 का सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, तो 1 इंटू 18 एक वे हो गया हमारा ये, तो एक ऑर्डर हो गया 1 इंटू 18 यानी कि 1 रो एंड 18 कॉलम्स। देन हमारे पास 1 से अगला फैक्टर आ गया 2, तो 2 इंटू 9, 2 के बाद अगला फैक्टर आ गया 3, 3 इंटू 6। अब उसके बाद 4 जो है वो 18 का फैक्टर नहीं होता, 5 भी 18 का फैक्टर नहीं होता, और 6 जो है वो इसका रिवर्स हो जाएगा 6 इंटू 3, है ना। तो हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ये आ गए, और इनके रिवर्सेज जो हो जाएंगे वो बिल्कुल ये हो जाएंगे, 1 इंटू 18 का 18 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 9 का 9 इंटू 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 6 का 6 इंटू 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका ये है, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो अगेन 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1 और 5 इटसेल्फ। तो 1 इंटू 5 एक हमारा ऑर्डर पेयर बन गया, और इसके ऑपोजिट 5 इंटू 1 दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। तो इसलिए इसके 2 ऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। देन हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो बोल रहा है कंस्ट्रक्टेड 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, जिसको हम बोल रहे हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमारे को 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पहले हम 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है तो पहले हम ये लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमने लिखा A11, A12, A21, A22। ठीक है, एक बार जब हमने ये नोटेशन लिख लिया उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहला पार्ट। सबसे पहले पार्ट के अंदर जैसे हमारे को दे रखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो अगर हमारे को A11 करना है तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2। सिमिलरली A12 दे रखा है तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 2। A21 के अंदर फिर से वही 9 डिवाइडेड बाय 2, और A22 के अंदर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें A11 की जगह 2 आ जाएगा, तो ये रहा A11 की जगह 2, फिर A12 की जगह 9/2, फिर A21 की जगह 9/2 और A22 की जगह 8। तो हमारी मैट्रिक्स ये बन जाएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसी के, ए आई जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई जे। तो वो भी बहुत सिंपल है, ए आई जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई जे के अंदर हम लोग सीधा A11 1 डिवाइडेड बाई 1, A12 1 डिवाइडेड बाई 2, A21 2 डिवाइडेड बाई 1, A22 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। फिर हम लोग ये वैल्यू डाल देंगे, ये A11, A12, A21 और A22, तो ये मैट्रिक्स बन गई। फिर हमारे पास तीसरा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस के अंदर हम लोगों को फिर से आई के अंदर 2j अगर हमारे को ऐड करना है तो 1 के अंदर 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 का यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली A12 कर रहे हैं तो 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो 1 प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली 1 के अंदर 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 का स्क्वायर हुआ 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। और 2 यानी कि 2 प्लस 2 इंटू जे की वैल्यू 2 हो गई तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर हुआ 36 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 18। तो मैट्रिक्स आपकी ऐसे बन के आ जाएगी 9/2, 25/2, 8 और 18। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड माइनस 3i प्लस जे। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए कि 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनानी है हमारे को, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 1 2 3 4। अब हमारे को इसके अंदर बेसिकली
ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे करना है, ठीक है। तो अगर हम रो 1 की बात करें तो उसके अंदर A11 करते हैं हम लोग, तो 1/2 और फिर मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1, है ना। तो -3 प्लस 1 कितना हुआ, -2, -2 का मॉड हुआ 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली A12 के अंदर 1/2 -3 इंटू 1 प्लस जे की जगह 2 डाला तो -3 प्लस 2 -1 बना, -1 का मॉड लिया तो वो 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2। 1/3 के अंदर 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि -3 प्लस 3 0 हुआ तो 0 हो गया। 1/4 के अंदर 1/2 इंटू -3 आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 4, क्योंकि जे की जगह 4 है, तो -3 प्लस 4 हुआ 1 और 1 डिवाइडेड बाई 2 हुआ 1/2। तो हमारे पास रो 1 की सारी वैल्यूज आ गई, मतलब रो 1 की सारी वैल्यूज हमारी निकल गई। इसी तरीके से हम रो 2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। रो 2 की वैल्यू निकालते हैं हम। तो रो 2 की आप वैल्यू देखेंगे तो रो 2 के अंदर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और जे की मल्टीपल वैल्यूज यहाँ से निकाली जाएंगी। तो इसी तरीके से A21, 22, 23 और 24 निकालेंगे, फिर 31, 32, 33 और 34 निकालेंगे। मॉड में ये ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू अंदर नेगेटिव आ रही होगी उसको पॉजिटिव बना देंगे। एक बार आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई तो आप इनको रीअरेंज करके दिखाएंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में और ऐसी मैट्रिक्स आपकी बन के आ जाएगी, ठीक है। 1, 1/2, 0 और 1, ये 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4 है। फिर ये 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3 और 3, 4। तो ये हमारी 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। फिर जो है हमारे पास इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है कि ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, है ना। तो 2i माइनस जे अगेन बहुत सिंपल है। हमारे पास रो 1 है तो इसके अंदर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस केस के अंदर जो हमारी A11, A12, A13 और A14 की वैल्यू निकालनी है वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जब हम J की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 कितना बना 1, तो ये हो गया A11। फिर हमारे को A12 की वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 और -2, तो 2 माइनस 2 हुआ 0। सिमिलरली 2 A13 अगर निकालनी है तो 2 इंटू 1 -3 यानी कि 2 माइनस 3 यानी कि -1, और 2i माइनस जे के अंदर A14 की निकालनी है तो 2 इंटू 1 2 -4 यानी कि 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो हमारी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी A11, A12, A13 और A14 की। सिमिलरली A21, A22, A23 और A24, और सिमिलरली A31, A32, A33 और A34 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों ने ये मैट्रिक्स इस तरीके से बना दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है कि ये दो मैट्रिक्सेस हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, उसको आप लिख लीजिए। तो लिखने का मतलब ये हुआ कि भाई हमारी 4 की वैल्यू y के इक्वल हो जाएगी, 3 की वैल्यू z के इक्वल हो जाएगी, x की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी और 5 की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी। तो आंसर बहुत सिंपली आ गया, हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना था बस। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है कि भाई हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं तो इसमें हम लिखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद 2 इक्वल टू 2, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ आपको दिख रही है कि 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड की वैल्यू तो यहाँ से 0 आ गई, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। दूसरी चीज़ ये कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया हमारे पास और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 हो गया। ये हमारे पास दूसरे दो इक्वेशंस हैं जिसके अंदर x और y के फॉर्म में दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आसानी से निकल के आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, या x इज इक्वल टू 4 या y इज इक्वल टू 2। अब ये आप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप y इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स डाल सकते हैं। y इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स डालेंगे तो x प्लस 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। फिर जो x होगा डिनोमिनेटर में उसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 बन जाएगा, और ये x उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x बन जाएगा, ठीक है। ये 6x जो होगा इसको आप उठा के इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के अंदर आप आराम से निकाल सकते हैं कि x की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। x की जो दो वैल्यूज आएंगी उन दो वैल्यूज के बेसिस पे आप x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 4 निकालोगे।
यही दो वैल्यूज निकल के आएंगी। जब x की वैल्यू 2 आएगी तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। मैंने आपको सब कुछ ओरली इसलिए बताया है कि आपका पेन यूज करने की भी कम जरूरत पड़े, धीरे धीरे करके आप उस लेवल पे पहुंच सको। ठीक है, आप रिपीट करके सुन सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स बना के 8 अपॉन एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x की फॉर्म में, जिसको हमने सॉल्व किया, जिसकी वजह से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 4, और उसके बेसिस पे y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो अब हमारे पास अगर ये हम लोगों को निकालना हो कि x, y और z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू तो 0 ही है, x की वैल्यू जो हो सकती है वो 2 हो सकती है, y की वैल्यू 4 हो सकती है, या फिर x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, इसीलिए हमने x, y, z को इस तरीके से लिखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक और थर्ड पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9 हो जाएगा, x प्लस जेड इजिकल टू 5 हो जाएगा, y प्लस जेड इजिकल टू 7 हो जाएगा। इसमें भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ये तीन इक्वेशंस देखते हैं तो इन तीन इक्वेशंस में से किसी भी दो इक्वेशंस को आप उठाते हैं, जैसे आप ये इक्वेशन बनाते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9 और x प्लस जेड इजिकल टू 5, तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर ये y जो है ये एक्स्ट्रा है, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो x और z दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ y, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 4 आ जाएगी तो y प्लस जेड इजिकल टू 7 में पुट करिए, तो z की वैल्यू 7 माइनस 4 यानी कि 3 आ जाएगी। और जब आपके पास y और z दोनों की वैल्यू आ गई तो भी आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो z की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो उससे भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बेसिकली x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन a माइनस 2b। अब यहाँ पे a माइनस 2b जो है, a माइनस b जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा, 2a प्लस c 5 के इक्वल हो जाएगा, 2a माइनस b 0 के इक्वल हो जाएगा और 3c प्लस d 13 के इक्वल हो जाएगा। इन इक्वेशंस में आप फिर से देखेंगे कि 2a माइनस बी है जैसे हमारे पास, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे a और b के फॉर्म में ये बन गई, और एक दूसरी इक्वेशन a माइनस बी के फॉर्म में यहाँ से बन रही है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा b इज इक्वल टू 2a निकल के आ गया एक इक्वेशन से। अब b इज इक्वल टू 2a आपने दूसरी इक्वेशन में डाला तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 की जगह a माइनस 2a इज इक्वल टू -1 हुआ। यहाँ से आप माइनस a इज इक्वल टू -1 निकाल लेंगे और a इज इक्वल टू 1 निकाल लेंगे। जब a की वैल्यू 1 आ गई तो b इज इक्वल टू 2a है, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली c और d के लिए बाकी की दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। अब इस इक्वेशन के अंदर 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 से आप लोग c की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि a आप निकाल चुके हो, और a निकालने के बाद जब आपने c निकाल लिया तो c निकालने के बाद आप d भी निकाल लोगे, तो ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स के बारे में बात की गई है, अ मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n या नन ऑफ दीज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि m इज इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब यहाँ पे हमारे को ये मैट्रिसेस को इक्वल बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमने बोला 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 5 जो है वो y माइनस 2 के इक्वल हो जाना चाहिए, करेक्ट, y प्लस 1 8 के इक्वल हो जाना चाहिए, और 2 माइनस 3x जो है वो 4 के इक्वल हो जाना चाहिए। हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया। अब अगर हम देखें तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो इससे x की वैल्यू लेकर के आ रही है -7/3। 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 है, तो y की वैल्यू 7 आ रही है। यहाँ पे y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, तो y की वैल्यू 7 आ रही है। बट जब आप फोर्थ इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 की वजह से -3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x की वैल्यू -2/3 आएगी। अब यहाँ पे एक जगह पे x की वैल्यू आ रही है -7/3 और एक की जगह पे आ रही है वैल्यू x इक्वल टू -2/3। तो ये दोनों एक साथ तो अलग अलग वैल्यूज दिखा रहे हैं, x की वैल्यू एक जगह ये आ रही है और एक की जगह ये आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो इसीलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हों। ठीक है, देन नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विच विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास ऐसी कितनी मैट्रिसेस हो सकती हैं जिनका ऑर्डर हो 3 × 3 और उनमें एंट्री जो होगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, मतलब उसमें 0 भी एंट्री हो सकती है और 1 भी एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो 3 × 3 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बेसिकली
नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो गए 3। अब नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 का मतलब ये हुआ कि हर एक पोजीशन, जो हमारी हर एक पोजीशन है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर, जैसे अगर आप ये मैट्रिक्स देखें, इस मैट्रिक्स में एक पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन ये हो गई, तो ये फर्स्ट रो की पोजीशन हो गई, फिर ये सेकंड रो की पोजीशंस हो गई, ठीक है, और ये थर्ड रो की पोजीशंस हो गई। अब ये जो 3 हमारी रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसमें हर एक पोजीशन को अगर आप देखें, जैसे आप ये वाली पोजीशन देखते हैं, तो इस पोजीशन पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो ये कितने तरह से फेल हो सकता है, 2 वेज में फेल हो सकता है। सिमिलरली ये भी 2 वेज में फेल हो सकता है, सिमिलरली ये भी 2 वेज में फेल हो सकता है। इसी तरीके से बाकी की सारी पोजीशंस भी 2 वेज में फेल हो सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 9 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि हर एक पॉसिबिलिटी है, एग्जिस्ट करती है, राइट। हम यहाँ पे 0 डाल दें, बाकी सब में 1 कर दें, यहाँ पे 0 रख के फिर हम यहाँ पे भी 0 रख के फिर बाकी सब में 1 कर दें, या फिर हम यहाँ पे 1 कर दें, तो बेसिकली हर एक पोजीशन पे हम लोग 0 या 1 डाल सकते हैं। इसीलिए 2 टू द पावर 9, और 2 टू द पावर 9 की वैल्यू हो जाती है 512। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो सकती हैं, 512 मैट्रिसेस ऐसी पॉसिबल हैं जिसके अंदर हमारे पास ईच एंट्री जो है वो या तो 0 हो या 1 हो, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।